हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष आम आदमी पार्टी के अनिल रंगा जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष यादव जी, बताइएगा जी। उसके सभी साथियों का आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बहुत स्वागत है। आम आदमी पार्टी का डेलीगेशन अभी अभी मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मिलकर के आया है। मेरे साथ इस डेलीगेशन में आम आदमी पार्टी लीगल विंग के प्रेसिडेंट मोक्ष पसरीजा जी, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष आम आदमी पार्टी के अनिल रंगा जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष यादव जी, मनीष यादव जी और प्रदेश युवा सचिव मोना सिवाज जी डेलीगेशन में हमारे साथ थे। चुनाव के दौरान जिस तरीके की दिक्कत और परेशानी आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को आ रही है, हमें परमिशन संबंधित जो दिक्कतें आ रही हैं उनको लेकर के मुख्य रूप से हम मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मिले थे। मुलाकात बहुत अच्छी और मैं कह सकता हूँ फ्रूटफुल रही। हमें मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने ये आश्वासन दिया है कि सभी बातों के ऊपर वो विचार करके उसके बारे में कोई सही निर्णय लेंगे और आगे से ऐसी चीज़ें ना हो, इसका ख्याल चुनाव आयोग के जो डिस्ट्रिक्ट्स में अधिकारी हैं उनको हिदायतें इस तरह से दी जाएंगी कि इसका ख्याल रखा जाए। ये मेमोरेंडम भी हम चुनाव आयोग में दे करके आए हैं, जिसमें सारी बातें लिखित रूप से हमने दी हैं। आप लोगों को मालूम है कि कैथल में जिस तरीके का इंसिडेंट हुआ था, चुनाव में हमने परमिशन के लिए अप्लाई किया और उसके जवाब में गालियां लिख करके भेजी गई। ये भारत के इतिहास में अपनी तरह का पहला मामला था। चुनाव आयोग ने भी इसे बेहद गंभीरता से लिया है और इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई चल रही है उसके बारे में भी हमारे साथ जानकारी मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने, अनुराग अग्रवाल जी ने शेयर की हमारे साथ वो जानकारी, और सही दिशा में चुनाव आयोग की कार्रवाई चल रही है। उस जानकारी मिलने के बाद हम इसको लेकर के आश्वस्त हैं। कड़े निर्देश भी उसके बाद जिला चुनाव अधिकारियों को दिए गए हैं और आगे से इस तरीके की चीज़ें ना हो सकें उसके लिए भी एक इस तरीके का फ्रेमवर्क तैयार किया जाए, इसके बारे में भी मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने हमें आश्वस्त किया है। इसके अलावा कुरुक्षेत्र में भगवंत मान जी के रोड शो से ठीक पहले डीसी ऑफिस की एक टीम आकर के पोस्टर्स और झंडे उतारने का जिस तरीके से काम किया गया, उसको भी हम मुख्य निर्वाचन अधिकारी के संज्ञान में लेकर के आए हैं और उन्होंने हमें यह आश्वस्त किया है कि परमिशन लेने के बाद इस तरीके की दिक्कतें ना आए, इसका समाधान किया जाएगा और संबंधित अधिकारियों को निर्देश इसके बारे में जारी किए जाएंगे। एक और मुद्दा जिसको लेकर के हम मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास गए थे, वो महत्वपूर्ण मुद्दा कैथल के इंसिडेंट के बाद हमारे संज्ञान में आया। बहुत सारी जगहों पर जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ हैं उनको चुनाव दफ्तरों में, चुनाव अधिकारी के दफ्तरों में उनसे काम कराया जा रहा है। हमारे संविधान में, कानून में जितनी भी लायबिलिटीज़ हैं, जितने नियम कानून हैं, उनमें ज़्यादातर पब्लिक सर्वेंट या गवर्नमेंट सर्वेंट शब्द का इस्तेमाल किया गया है। वो सरकारी अधिकारियों के लिए बनाए गए हैं। ऐसे में अगर कोई अनटूवर्ड इस तरीके की घटना होती है तो उसकी जिम्मेदारी जो सीनियर अधिकारी है उसी के पास जाती है। जो व्यक्ति वो काम कर रहा है उसके ऊपर वो जिम्मेदारी नहीं ठहरती है, क्योंकि वो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉई हैं, वो गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है, वो पब्लिक सर्वेंट नहीं है। इसलिए हमने मुख्य निर्वाचन अधिकारी से ये भी हमने रिक्वेस्ट की कि इसको एक बार रीवर्क किया जाए, रिव्यू किया जाए कि डिस्ट्रिक्ट चुनाव अधिकारी के दफ्तर में कौन लोग हैं जो चुनाव संबंधित कार्यों के अंदर शामिल हैं। बहुत सारी जगहों पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ जो लगाए जाते हैं वो किसी न किसी पॉलिटिकल एफिलिएशन से होते हैं, सरकारी सिफारिशों से लगते हैं, और उनसे ये उम्मीद करना कि वो अनबायस्ड एटीट्यूड रखेंगे, ये संभव नहीं है। इस बात को भी मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बहुत संजीदगी से लिया है। उन्होंने
ये कहा कि ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है जो हम संज्ञान में लेकर के आए हैं और इसके बारे में भी वो ज़रूरी जानकारी इकट्ठा करके निर्देश अपने चुनाव आयोग के अधिकारियों को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या जो भी इसके बारे में फ्रेमवर्क तैयार करना होगा वो करेंगे। एक और घटना जो कल हमारे संज्ञान में आई, आप सब ने भी देखा होगा, करनाल से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मनोहर लाल जी, वो कल मीडिया से मुखातिब थे और आज के दिन में मनोहर लाल जी ना तो सीएम हैं, ना विधायक हैं, न किसी और सरकारी पद पर मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद वो जिस तरीके से मीडिया को संबोधित कर रहे थे वो सरासर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है। मैं सबसे पहले आपको उनका वो संबोधन सुनाना चाहता हूं। छोटा स्थान है, कुछ बच्चों को रेवाड़ी किया गया है, रेफर किया गया है और वहाँ के आसपास के जो एक्सपर्ट डॉक्टर हैं उनको भी वहाँ भेज। मैं आपको बता देता हूं, मैं ये वीडियो भी हम आपके साथ साझा कर देंगे। इस वीडियो में मुख्यमंत्री जी जो पूर्व हो चुके हैं, ना वो आज के दिन में मुख्यमंत्री हैं, ना वो आज के दिन में विधायक हैं, आज के दिन में उनको सिर्फ जिस संबोधन को वो कर रहे थे, हम फेक चीफ मिनिस्टर, फर्जी मुख्यमंत्री कह सकते हैं। फर्जी मुख्यमंत्री की तरह मनोहर लाल जी जो कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं वो एक्ट कर रहे थे मीडिया के सामने और सरकार के बिहाफ पे बहुत सारी घोषणाएं कर रहे थे। एक इतने सेंसिटिव इशू में, कनीना में जिस तरीके का हादसा हुआ उसको लेकर के पूरे प्रदेश की, पूरे देश की संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ थी, मृतक बच्चों के परिवारों के साथ हैं। ऐसे संवेदनशील विषय के ऊपर किसी सरकारी पद पर ना होते हुए भी इस तरह की घोषणाएं करने कि उनको मुआवजा दिया जाएगा, उसके खिलाफ जांच हमने बिठा दी है, किसी दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा, सख्त कार्रवाई की जाएगी, डॉक्टर्स को इंस्ट्रक्शन दे दिया है कि किस तरह से काम करना है। एक मुख्यमंत्री जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करता है और प्रशासन को इंस्ट्रक्ट करता है, भारतीय जनता पार्टी के केवल करनाल से उम्मीदवार, लोकसभा उम्मीदवार होने के बावजूद मनोहर लाल जी उस भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे। और मुझे ये कहने में बिल्कुल हिचक नहीं है कि एक फर्जी मुख्यमंत्री की भूमिका निभा रहे थे। जैसे फिल्मों में हमने देखा है कि कोई मुख्यमंत्री बन के चला जाए, 5-7 काम का अनाउंसमेंट कर दे, कुछ काम निकाल ले और उसको बाद में बताया जाए कि देखो फर्जी मुख्यमंत्री ने ये काम कर दिया। तो कल ढेर सारी घोषणाएं फर्जी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने कर दी। इसके खिलाफ भी हम मुख्य निर्वाचन अधिकारी को कंप्लेंट करके आए हैं कि उनके खिलाफ कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशन का, गलत पोस्चरिंग करने का और मिसकंडक्ट, जिसमें वो अपने आप को मुख्यमंत्री की तरह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और चुनावी फायदा लेने की कोशिश कर रहे हैं, उस मिसकंडक्ट के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। ये भी हम चुनाव आयोग के समक्ष बता करके आए हैं। मुझे लगता है कि मनोहर लाल जी की 9.5 साल की जो आदत है वो छूटने का नाम नहीं ले रही है और आज भी वो अपने आप को प्रदेश का मुख्यमंत्री समझते हैं, जो कई तरीके से गलत है। एक तो वो संवैधानिक पद का, मर्यादा का अपमान कर रहे हैं, दूसरा वो आज के दिन जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं नायब जी, उनका भी अपमान कर रहे हैं। उनको एक रबड़ स्टैंप मुख्यमंत्री घोषित करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि स्वयं वो किसी सरकारी पद पर आज के दिन किसी अथॉरिटी में मौजूद नहीं है। उसके बावजूद वो एक फेक चीफ मिनिस्टर की तरह एक्ट कर रहे हैं। इसके खिलाफ भी हमने चुनाव आयोग को शिकायत की है। आपके कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। ये अभी सर्कुलेट कर देंगे जो हमने कॉपी दी है। मनोहर लाल जी अपने वक्तव्य में कई सारी बातें बोलते हुए नजर आ रहे हैं जो उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। एक प्राइवेट व्यक्ति होने के नाते, बीजेपी के उम्मीदवार होने के नाते, ना तो उनका प्रदेश की मेडिकल टीम के ऊपर, डॉक्टर्स के ऊपर कोई कंट्रोल है जो ये बता सकें वो कि डॉक्टर्स को और हॉस्पिटल को क्या हिदायत दी गई है, ना उनका प्रशासन के ऊपर किसी तरह का कंट्रोल है जो वो ये कह सकें कि मृतकों के परिवारों को मुआवजा दिया जाएगा, ना आज के दिन में उनके पास इस तरीके का पॉलिटिकल कंट्रोल है
जो ये बता सकें कि इस घटना से संबंधित जो भी व्यक्ति हैं उनको किसी हालत में छोड़ा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हमारा सवाल सिर्फ इतना है कि एक बीजेपी के उम्मीदवार होने के नाते, एक लोकसभा से वो एक उम्मीदवार हैं, ऐसे तो कल को 10 उम्मीदवार एक पार्टी से हैं, 10 उम्मीदवार एक पार्टी से हैं, बाकी और उम्मीदवार हैं, कोई भी खड़ा होके सरकार के बिहाफ पे घोषणाएं करने लग जाएगा कि सरकार ये करेगी, सरकार वो करेगी। उनको इस बात का कोई भी ना नैतिक न प्रशासनिक अधिकार है। आज के दिन वो एक प्राइवेट पर्सन है, प्राइवेट पर्सन होकर भी मुख्यमंत्री की भूमिका में मीडिया को संबोधित करना, ये अपने आप को गलत तरीके से प्रोजेक्ट करके जनता के बीच में वोट बटोरने की, और इतने संवेदनशील विषय पर वो ऐसी बात करेंगे, इसका बिल्कुल भी अंदाज़ा हमको नहीं था। और बिल्कुल ये एहसास नहीं था कि मनोहर लाल जी इतने संवेदना शून्य हो सकते हैं कि इसकी भी पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश करें। इसको लेकर के हमने कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशन की कंप्लेंट चुनाव आयोग के सामने की है। जी बिल्कुल, वीडियो हमने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को अपने समक्ष दिखाया भी, और उनको ये वीडियो हमने हस्तांतरित भी किया, दिया भी है उनको, कि वो इसको देख करके सही निर्णय इसके ऊपर ले सकें, जो विधिक कार्रवाई है वो कर सकें। देखिए, हमने पूरे विषय के ऊपर चर्चा की है मुख्य निर्वाचन अधिकारी से, और उसके ऊपर अभी भी निर्वाचन आयोग की, चुनाव आयोग की अभी भी कार्रवाई उस विषय के ऊपर चल रही है। उसमें क्या प्रोग्रेस है वो हमको ब्रीफ किया, एक तरीके से हमको उसकी जानकारी हमारे साथ साझा की। हम उस विषय पर संतुष्ट हैं कि जिस तरीके से चुनाव आयोग स्ट्रिक्टली उसके ऊपर कार्रवाई कर रहा है, हमें लगता है वो सही जगह पर वो पहुंचेगा। और उस विषय से संबंधित कुछ और बातें हम चुनाव आयोग के संज्ञान में डाल करके आए हैं, जिनके ऊपर चुनाव आयोग अपने अधिकारियों से डिस्कस करने के बाद निर्णय लेंगे। देखिए, मुझे लगता है ये लोगों का गुस्सा है, जो 10 साल तक भारतीय जनता पार्टी ने अपमान किया हरियाणा के लोगों का। कोई भी मांग लेके हरियाणा के लोग, चाहे हमारी माताएं बहनें मान सम्मान की रक्षा के लिए पुकार करने गई हों, चाहे सरपंच अपना अधिकार मांगने गए हों, चाहे किसान एमएसपी मांगने गए हों, चाहे युवा रोजगार मांगने गए हों, सबका लाठियों से स्वागत किया भारतीय जनता पार्टी ने। तो उस अपमान का गुस्सा है लोगों के अंदर, जो इस तरीके के विरोध में निकल करके आ रहा है। लेकिन मैं सभी से अपील करूंगा पूरे प्रदेश में कि ये लोकतांत्रिक शक्ति जो वोट के जरिए हमको हमारे लोकतंत्र ने दी है, और जिसको बदल करके भारतीय जनता पार्टी तानाशाही लाना चाहती है, उसका जवाब लोकतांत्रिक ताकत से वोट के जरिए दें। और जिस तरीके से विरोध करने का सबको अधिकार है, लेकिन संयमित तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन का अधिकार हमें लोकतंत्र ने दिया है। वो अगर कोई विरोध करता है तो जायज़ है, स्वीकार्य है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ध्यान इस बात पर देना चाहिए कि अपने गुस्से को लोग अपने आस पड़ोस के लोगों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, बाकी लोगों के साथ विमर्श करके साझा करें, और एक ऐसा माहौल तैयार करें कि जब वोटिंग हो तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वो गुस्सा, जो वोटिंग मशीन है उसमें उनके खिलाफ बटन दबा करके, इंडिया गठबंधन के समर्थन में बटन दबा करके वो गुस्सा जाहिर करें। ऐसा मैं हरियाणा के लोगों से उम्मीद करता हूं, ऐसी मैं अपील करता हूं। मैं कुछ इसके लीगल पहलू पर, हमारे लीगल विंग के अध्यक्ष मोक्ष पसरीजा जी हैं, मैं उनसे कहूँगा कि वो लीगल पॉइंट के ऊपर थोड़ा सा ब्रीफ करें। मैं हूँ यहीं पे, इसके बाद बोल दूँगा। सभी साथियों को नमस्कार। हमने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से एक रिक्वेस्ट ये भी करी कि जो अभी एफआईआर उन्होंने कैथल के मामले में करी है, जो भी दोषी कर्मचारी थे, उसमें इंडियन पीनल कोड के सेक्शंस भी लगाए जाएं, क्योंकि अभी उन्होंने बड़े हल्के सेक्शंस लगाए हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत। तो सेक्शन 166 आईपीसी, 167 आईपीसी, 217, 218, जिसमें अगर कोई पब्लिक सर्वेंट कुछ गलत कोई डॉक्यूमेंट किसी तरीके से क्रिएट करता है या रिजेक्ट कर देता है क्रिमिनल इंटेंशन के चलते, तो उस तरीके के सेक्शंस भी उस एफआईआर में लगाए जाने चाहिए, और एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए उसमें। एक हम जो लीगल परमिशंस, हमारे जितने कार्यक्रम हो रहे हैं कुरुक्षेत्र लोकसभा में, उसके संदर्भ में जो हमें परेशानी आ रही है, क्योंकि जो रिस्पेक्टिव एक एआरओ है या डीआरओ है वहाँ पर, उनको इस
ऐसा लगता है कि उनको कुछ नॉलेज की कमी है। अब जैसे कल एक हमने परमिशन अप्लाई करी और उसमें हमने मेंशन किया कि हमारा ये कार्यक्रम गांव के चौपाल में है, तो 6 से 8 घंटे हमारे जो वकील साथी वहाँ पर गए हुए थे परमिशन के लिए, उनके इस बात पर ख़राब हो गए कि उनको ये बोला कि आप एक जो सही लोकेशन है वो आप बताइए। अब गांव के चौपाल हमने उसमें मेंशन कर दिया है और ये बात उनको समझने में 6 से 8 घंटे लग गए। तो एक सही तरीके से सही इंस्ट्रक्शंस AROs और DROs के पास चली जाएं, जिससे कि हमें परमिशन लेने में ना विलम्ब हो, ताकि जो जितने भी हमारे कार्यक्रम हैं वो उनकी लैक ऑफ परमिशन की वजह से रिजेक्ट ना हो जाएं और हम कार्यक्रम सुचारू रूप से कर पाएँ, हमारा जो भी कैंपेन है उसका। एक और जैसा इशू आ रहा था कि पब्लिसिटी मटेरियल अगर हम रोड शो या रैली में हम यूज़ करते हैं और उसमें हम हमारे आवेदन में परमिशन लेते हुए ये मेंशन कर देते हैं कि ये रैली या रोड शो पब्लिसिटी मटेरियल के साथ है, तो जो वहाँ पर ARO या जो इलेक्शन ऑफिसर्स हैं, अभी जैसे हमारा भगवंत मान जी का शो हुआ रोड शो कुरुक्षेत्रा में, तो जो हमारा पब्लिसिटी मटेरियल वहाँ पर हम यूज़ कर रहे थे रोड शो के दौरान, उसको उन्होंने फोर्सफुली रिमूव कर दिया वहाँ से और उसको रोड शो शुरू होने से पहले ही हटा दिया गया। तो ये सब बातें हम CEO साहब के संज्ञान में लाए हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है कि उचित निर्देश और उचित इंस्ट्रक्शंस रिस्पेक्टिव AROs और DROs को पूरे हरियाणा में दी जाएंगी, ताकि इलेक्शंस से रिलेटेड जो भी परमिशंस हैं, लीगल परमिशंस हैं, उसमें किसी तरीके की कोई बाधा ना आए और कोई विलम्ब ना आए। आप कुछ पूछो। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की बहुत पुरानी साजिश है और उन्होंने हर प्रयास करके देख लिया। चुनाव के अंदर अमित शाह जी ने गली गली जाके पर्चे बांट के देख लिया, उनकी पार नहीं बसाई, भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हारी। जब सरकार बन गई उसके बाद उन्होंने ऑपरेशन लोटस चालू किया, वो भी उनका विफल हो गया पूरी तरह से, वो हमारे लोगों को नहीं तोड़ पाए उस वक्त। फिर उन्होंने निर्णय लिया कि सारे हमारे जो नेता हैं उनको जेल में डाल करके, अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाल के इस सरकार को तोड़ा जाए। अरविंद केजरीवाल जी जेल चले गए, लेकिन सरकार तो ज्यों की त्यों है, सरकार नहीं टूट रही। तो भारतीय जनता पार्टी अब ये साजिश कर रही है, जो उनके कंडक्ट से पता चलता है कि कोई भी सीनियर अधिकारी, इतने सारी जगह खाली हैं दिल्ली के अंदर, लेकिन किसी भी नए IAS अधिकारी को वहाँ पोस्ट नहीं किया जा रहा। और भी कई सारी चीज़ें आतिशी जी ने बताई कि किस तरह से उनके कंडक्ट से ये पता चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे इस बात की तैयारी कर रही है कि दिल्ली के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सके। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को खुली चुनौती देना चाहता हूं और उनको आगाह भी करना चाहता हूं। आप पहले ही अरविंद केजरीवाल जी को फर्जी मामले में जेल में डाल करके अपने हाथ जला चुके हैं। राष्ट्रपति शासन लगाने के बारे में सोचिएगा भी नहीं, दिल्ली के लोगों के अधिकारों को छीनने के बारे में सोचिएगा भी नहीं। अगर आप ऐसा सोचेंगे तो लोकसभा चुनाव में आपको सुपड़ा साफ करके दिल्ली के लोग इसका जवाब देंगे और आपके हाथ से वो शक्ति छीन लेंगे जिससे आप राष्ट्रपति शासन लगाने के बारे में सोच सकें और जिससे आप लोकतंत्र को कहीं ना कहीं नीचा दिखा के तानाशाही स्थापित करने के बारे में सोच सकें। देखिए, मुझे लगता है कि जब कोई पार्टी छोड़ के जाता है तो आपके बारे में तारीफ के पुल तो नहीं बांधेगा, लेकिन हम राजकुमार आनंद जी की मजबूरी समझते हैं। हमें मालूम है कि उनके ऊपर किस तरीके से पुराने ED के मामले उठा करके उनको लगातार धमकाया जा रहा था। वो हमारे बहुत सारे लीडर्स को इस बारे में बताते भी रहे हैं, इसलिए हमने उनके बारे में, उनके विषय में कुछ बुरा नहीं कहा, हमने उनके बारे में कुछ नहीं बोला, क्योंकि हर व्यक्ति की सहने की अपनी क्षमता होती है। हर कोई संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल नहीं हो सकता, हर कोई इस लड़ाई को अंत तक लेके जाए नहीं हो सकता, हर कोई बाबा साहब की तरह संविधान की इस लड़ाई को अंतिम सांस तक लड़ता रहे, पूरी ताकत के साथ लड़ता रहे, ऐसा नहीं हो सकता। बहुत सारे लोग परिवार की मजबूरियों के चलते, जब उनको बार बार ये धमकी दी जा रही थी कि परिवार समेत जेल में डाल देंगे, बहुत सारे लोग टूट जाते हैं और हम उनकी भावना की भी कद्र करते हैं। ऐसे लोगों के जाने से कोई पार्टी के ऊपर प्रभाव पड़ता है, पार्टी की विचारधारा पर प्रभाव पड़ता है, ऐसा नहीं है। पार्टी पूरी तरह मजबूती से, पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी की इन साजिशों का मुकाबला करने के लिए खड़ी है, खड़ी रहेगी। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे।
थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। आ जाओ।